नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सोनिया गांधी ने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह का दौर कांग्रेस के लिए भी आएगा और वो जिसे कांग्रेस का कर्णधार बनाना चाहती हैं उसके लिए इस तरह की परिस्थितियां हो जाएंगी। और यह भी उन्होंने कभी उनके ख्याल में नहीं आया होगा कि विपक्ष उन्हें खरी खरी सुनाएगा और सीधे कहेगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े रहें और आपका जो आपको हम समर्थन करें राहुल गांधी वाले मसले पर, भाजपा से दो दो हाथ करने वाले मामले पर, तो आपको जो कुछ भी बोलना होगा उसके लिए आपको रायशुमारी करनी होगी। आप अपने मन से आगे नहीं बढ़ सकते कि हमारा जो मन कहेगा हम बोल देंगे, क्योंकि हम पैन इंडिया पार्टी हैं। ये नहीं चलेगा। हालांकि इसी मुगालते में कांग्रेस रही है। अभी ये भारत जोड़ो यात्रा तो 30 जनवरी को खत्म हुई, 31 जनवरी को संभवतः, लेकिन उस यात्रा के दरमियान आपने गौर किया होगा कि कांग्रेस इस आप ये कहें कि अहंकार में जी रही थी। यही कहूंगा, ये शब्द बड़ा समाचीन जान पड़ता है कांग्रेस के लिए कि विपक्षी एका जो है वो कांग्रेस की शर्त पे नहीं हो सकती। तो अब कांग्रेस की शर्त पे विपक्षी एका नहीं हो सकती क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि बहुत भारी पार्टी है। लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि उनकी आप कहें कि दो राज्यों को छोड़ दिया जाए तो कहीं सरकार नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जिन दो राज्यों में सरकार है वहां उनके सांसद कितने हैं। ये इस तरह की स्थिति में आज कांग्रेस खड़ी है और उसके बाद में भी कांग्रेस को लगता है कि हम विपक्ष को डिक्टेट करेंगे। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से तान कसी है उसके बाद से, तो आप ये देखिए कि कांग्रेस के होश उड़ गए। हुआ क्या? देखिए, दिग्विजय सिंह ने थैंक यू जर्मनी कहा था और वो दरअसल मसला कुछ यूं हुआ कि भाजपा तो वैसे ही हमलावर है और कह रही कि विदेशी ताकतों से जो है समर्थन ले रहे हैं, और ये बात एक हद तक तो नरेटिव के हिसाब से तो बनती ही है कि आप जब ब्रिटेन में जाकर कहते हैं और फिर आपके समर्थन में अमेरिका और जर्मनी बोलते हैं तो ये सवाल उठता है कि साहब, अमेरिका और ब्रिटेन या जर्मनी ये तो आपको चुनाव जिता नहीं सकते हैं। और उस पर जब दिग्विजय सिंह जर्मनी के बयान पर थैंक यू लिख देते हैं तो जाहिर तौर पर भाजपा को एक नैरेटिव गढ़ने का मौका मिल जाता है और वो नैरेटिव कांग्रेस के लिए जो भी रहे, लेकिन विपक्ष इस तरह के मूर्खतापूर्ण नैरेटिव में नहीं फंसना चाहता। उसको लगता है कि इससे तो भाजपा को ही फायदा होगा और जाहिर तौर पर तो अब वो सीधे सीधे तो कुछ कह नहीं सकता है, क्योंकि सीधे सीधे कहने पर विपक्ष को भी एक राजनीतिक टूल मिल जाएगा कि देखिए देखिए इन लोगों ने तो पटी नहीं रही है, इन लोगों को तो मारपीट चल रही है। कपिल सिब्बल की तरफ से बयान आता है और एक बयान डी राजा की तरफ से आता है। ये दोनों बयान बड़े महत्वपूर्ण हैं। कपिल सिब्बल ने क्या कहा? कपिल सिब्बल ने दिग्विजय सिंह का जो थैंक यू वाला ट्वीट है उस पर उन्होंने खरी खरी सुनाई और उन्होंने दो टूक कहा कि हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, ये हमारे मामले हैं, हम खुद ही निपटा लेंगे, हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। वो उन्होंने क्या कहा मैं आपको सुनाता हूं। दिग्विजय सिंह ने भारत में लोकतंत्र से कैसे समझौता किया जा रहा है इस पर ध्यान देने के लिए बर्लिन को धन्यवाद कहा। मेरा विचार है कि हमें आगे चलने के लिए बैसाखियों की जरूरत नहीं है, हमें विदेशी से समर्थन की जरूरत नहीं है, हमारी लड़ाई हमारी अपनी है और हम इससे हम दो दो हाथ कर लेंगे। ये वो कहना चाह रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है कि जब दिग्विजय सिंह या कांग्रेस इस तरह के आप ये कहिए कि स्वांग में फंसती है तो जाहिर तौर पर आप फंसते रहिए, आप 40-50 सांसद पर खुश होते रहिए, लेकिन जो विपक्ष है वो अपनी सारी पूंजी आपके इस तरह के स्टैंड पर तो गवा नहीं सकती। कपिल सिब्बल का ये बयान आता और आपको ध्यान हो तो कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के समर्थन पर राज्यसभा पहुंचे हैं। एक और दूसरा, उन्होंने जब उनको बनाया गया था, जब वो राज्यसभा आए थे तो उन्होंने एक बात ये कही थी कि वो पूरे विपक्ष को एकजुट करने की कवायद करेंगे। तो असल में कपिल सिब्बल जो है वो आप ये कहिए कि विपक्ष की आवाज है,
वो भले निर्दल हैं, वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा गए हैं, लेकिन उनका वो स्टेटमेंट अभी तक आप लोगों के भी जहन में होगा कि हम विपक्ष को एकजुट करेंगे। तो दरअसल वो जो बोल रहे हैं वो वही कह रहे हैं जो विपक्ष की आशा है कांग्रेस से। विपक्ष ये चाहता है कि कांग्रेस ऐसी किसी मूर्खता में न फंसे जिसका खामियाजा विपक्ष को भी भुगतना पड़े। कांग्रेस तो भुगत ही रही है। और दूसरी चीज जो डी राजा ने कही, डी राजा का जो बयान है वो बयान भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या कहा मैं आपको सुनाता हूं। देखिए, वो कह रहे हैं रोड टू अपोजिशन यूनिटी बिगिंस विथ इलेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग एट स्टेट लेवल। ये जो जयराम रमेश कह रहे थे ना कि कांग्रेस की शर्त पर विपक्षीय का नहीं हो सकती है, तो वो जब उन्होंने कहा से 3-4 महीने पहले की बात है। और ये जो कह रहे हैं डी राजा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उत्तर प्रदेश में क्या स्टेक है कांग्रेस का, बिहार में कांग्रेस का क्या स्टेक है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का क्या स्टेक है। अब आप देखिए, आप दक्षिण में चले जाइए, दक्षिण में कहां है कांग्रेस। कर्नाटक आप एक छोड़ दीजिए, और तेलंगाना में तो अब रहे भी नहीं, वहां तो आप देखिए भाजपा है। तो अब आप तेलंगाना में काहे के लिए आप केसीआर से लड़ रहे हैं, आप उनके साथ खड़े रहिए अगर आप चाहते हैं कि भाजपा हारे तो। और अगर आप उत्तर प्रदेश में भाजपा से मुकाबला करना चाहते हैं तो वहां मजबूत जो है वो समाजवादी पार्टी, तो उनके साथ खड़े रहिए। ये क्या आपके साथ समस्या है। फिर बिहार में आपकी क्या राजनीतिक हैसियत है, पश्चिम बंगाल में आपकी क्या राजनीतिक हैसियत है, मतलब वहां ममता बनर्जी से क्यों भिड़े पड़े हैं, आप ममता बनर्जी के साथ खड़े रहिए। डी राजा जब ये कहते हैं कि दरअसल अगर आप भाजपा से दो हाथ करना चाहते हैं तो आपको जो गठबंधन है वो राज्य के स्तर पर करने पड़ेंगे, यानी उत्तर प्रदेश में आप पीछे हट जाइए। वैसे भी 2.5% वोट मिला था कांग्रेस को 2022 के विधानसभा चुनाव में। पश्चिम बंगाल में आप क्या करेंगे, कहां आप लड़ पाएंगे। आप वहां आपकी लड़ाई जो है किससे है, जो आप लड़ाई में तो है ही नहीं है। अब एक सीट आपने उपचुनाव में जीत लिया तो इसका मतलब ये नहीं हो गया ना कि पश्चिम बंगाल आपके हाथ का जो है खेल हो गया। और फिर आप देखिए एक बात और कि ऐसे मुद्दों पर तो ना ही बोलिए जिन मुद्दों से जो स्टेट लेवल पर जो गठजोड़ होगा या जो उस गठजोड़ के हिस्सेदार होंगे उनको समस्या हो। अभी आप देखिए सावरकर वाले मसले पर अब आप कह रहे हैं ना, अब कांग्रेस में तमाम लोग कह रहे हैं नहीं, अब वो नहीं बोलेंगे, अब वो चुप रहेंगे। चुप रहना पड़ेगा। 48 सीटें आती है महाराष्ट्र से, अब आप ऐसे ही बोलते रहेंगे। आप अब देखिए ये जो जिस मसले में उनको सजा हुई है, अब उसको जिस तरीके से आप ये देखें कि एक ओबीसी वाले रंग में ढाला जा रहा है, उससे किसको नुकसान होगा। स्वाभाविक तौर पर वो उस विपक्ष को नुकसान होगा जो इनके साथ खड़ा रहेगा, कांग्रेस के साथ, क्योंकि भाजपा तो इसे मसला बनाएगी। और वो स्वाभाविक है, वो राजनीति कर रहे हैं। वो जब राजनीति कर रहे हैं और राहुल गांधी न मालूम किसके प्रभाव में है, जब उनसे कहा गया कि आप इस मसले पर कहिए, क्योंकि ये तो ऐसा नहीं कि आप नरेंद्र मोदी से माफी मांग रहे हैं, आप तो समाज को कह रहे हैं कि साहब हमारा कोई उद्देश्य आपकी भावनाओं को आहत करना नहीं था। अब इतना अगर वो कह देते तो बात बन जाती। और वैसे भी कहते हैं कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं। तो अमित शाह का जो इंटरव्यू है नेटवर्क 18 को जो उन्होंने दिया, उन्होंने कोट किया कि साहब गांधी जी ने तो जब उनको सेंटेंस हुआ तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम आपके किसी, जब आप सहमत नहीं है तो हम कुछ करेंगे नहीं, हम कुछ भी माफी की जो बात उन्होंने कही, तो उसी पर उन्होंने कहा कि 15,000 के मुचलके पर जो है ये जमानत पर है, तो अगर नहीं मांगना है तो जाहिर तौर पर वो मुचलका भी नहीं देना चाहिए था और जमानत पे भी नहीं आना चाहिए था। ये भी एक सवाल उठता है। तो इस तरह के तमाम मसले हैं जिसमें कांग्रेस जो है फंस गई है। और अब विपक्ष चाहता है कि ये जो कांग्रेस इस तरह के मसले में घुस जाती है, उसमें घुसने की बजाय स्टेट फॉरवर्ड चले। और स्टेट फॉरवर्ड का मतलब पूरा जिसे आप कहिए कि सब लोग मिल बैठ कर बात करें, फिर कोई बयान है, एक्सटेम्पोर कोई बयान ना आ जाए कि नहीं थैंक यू जर्मनी। तो थैंक यू जर्मनी कहिएगा तो फिर आप निपट लीजिए, फिर आप क्यों ही चाहते हैं कि आपके साथ कोई खड़ा रहे।
तो अब अगर आप देखें जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है उसमें कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है और अब वो दिन लद गए। अब अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें आपके अनुकूल हों तो उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि सबका मान मनोबल करिए और जहां आपकी ज़मीन नहीं है वहां से भाग जाइए। मतलब भागने का मतलब ना कहने का हट जाइए, जो वहां मजबूत है वो लड़े। अब बिहार में आपकी कोई अपनी राजनीतिक ज़मीन नहीं है तो आप वहां जो महागठबंधन के और घटक हैं उन्हीं को लड़ने दीजिए, वहां सीट का दावा मत करिए। तो अब इस तरह की परिस्थितियां बन गई हैं तो जाहिर तौर पर इसकी कल्पना और ऐसा तो कांग्रेस ने कभी सोचा नहीं था। बाकी आपकी अपनी क्या राय है वो आप ज़रूर साझा करें और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए भी।